सर मैं मोहित के क्वेश्चन को रिफ्रेश कर देता हूँ। पहला तो है सर इंडक्टिव लॉजिक, आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं कि लोग चाहते क्या है, लोगों को चाहिए क्या। और दूसरा जैसे कि आपने कहा डिडक्टिव लॉजिक, लोगों को चाहना क्या चाहिए इफ दे आर रूल्ड बाय रीजन। तो जी, मोहित का कुछ था कि एरिस्टोटल की बेसिक आइडिया था कि इन दोनों का मीन लेना चाहिए हमें, ये एक्सट्रीम। एग्जैक्टली इसीलिए तो वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि हर किस्म के लोग जो लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व हैं होने चाहिए, ताकि हर एक का इनपुट हो हाउ टू मैनेज दिस स्टेट। समझ गए आप? हाँ जी। जी जी जी। अब देखे ना, एरिस्टोक्रेसी एक जमाने में इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्यों इतना पावरफुल था? बिकॉज जनरल एजुकेशन नहीं थी। जब जनरल एजुकेशन आई तो पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशंस एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ कॉमन्स। सिर्फ वही जो डिस्टिंक्शन थी ना कि द एरिस्टोक्रेसी इज लर्नड एंड द ऑर्डिनरी पीपल आर नॉट, सॉर्ट ऑफ बिकेम क्वेश्चनेबल। लेकिन आज भी आप देखें अंग्रेजों का, मोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स आर आइदर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। तो वो बड़े बदमाश हैं, उनने वो डेमोक्रेसी दे के भी अपनी सारी चीजें चलाते हैं। अब ये जो क्वीन की इतनी एडुलेशन है, मेक्स नो सेंस टू मी, लेकिन है वहां पे। आई थिंक द ब्रिटिश आर परवर्ट्स व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद पॉलिटिक्स। सर हमारा एक क्वेश्चन है सर, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? यार ये आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई हैव looked at it in such depth. But what I know about direct democracy is when people who are counted as citizens directly take part in the making of laws, in examining cases of criminal nature and so on and so forth. Or did Aristotle make this distinction? Because Athenian democracy was direct democracy. That was a big problem with it. यस सर। तो सर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां कहाँ थी? व्हाट नहीं सर, हाँ सर वो उन्होंने और कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करते वक्त कहा था सिटीजन दो टाइप के होते हैं। एक तो इनडेफिनेट सिटीजन, जो हर जो स्टेट का डिसीजन होता है उसमें रूल लेता है, एट रैंडम सेलेक्ट होता है वो, लेकिन वो हर डिसीजन में मतलब उसका पार्ट रहता है। और एक डेफिनेट सिटीजन जो जिनको कुछ स्पेशल मोमेंट्स पे ही क्वेश्चन करने का मतलब कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आप अपनी राय रखें, जैसे सर ब्रेग्जिट होगा, रेफरेंडम होगा, या ये सब चीजें। अच्छा, मैंने इसको फिर इस तरह डेप्थ में स्टडी नहीं किया, बट ऑब्वियसली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, जैसे मुझे समझ आती है, एथेनियन डेमोक्रेसी भी तो यूं ही थी ना कि all citizens at some point in time had to serve in the administration, जी सर। but they also were members of the different councils जहां पे law making होती थी. So that's how at least Athenian democracy functioned. The problem was that it was a democracy which didn't allow for individualism. You were expected to actively take part in all such responsibilities, whether in the assembly, parliament कह लें आप, or if you are given a duty as a judge or as a deputy commissioner or whatever, administrator. So everybody had to go through these roles, So there was no room for opting out of it. People who opted out of it were those who are known as the anti-state thinkers. They left the organized state and lived in small communities. उसमें Stoics भी आ जाते हैं, Epicureans आ जाते हैं, so many other groups who believed कि ये state वाला project ही जो है, ये बड़ा repressive है. There is a larger humanity beyond all this. But that's a different thing. तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की अगर उसने बात की है तो आई एम सॉरी, मैंने उस पर कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जी सर। सर ये डेमोक्रेसी तो सर आज की डेमोक्रेसी तो लार्जली इनडायरेक्ट ही है ना सर, आज तो डायरेक्ट। देखिए, आज की डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट ही है। ये अपना लॉक ऑनवर्ड्स बात ही ये हुई है ना कि
आप लोग इलेक्ट करें हु मेक द लॉज फॉर यू। तो indirect democracy is normal democracy because these are territorial states with very large populations. लेकिन अब लोग कुछ कह रहे हैं कि जब से ये इंटरनेट आ गया है तो why not get everybody to vote on things. So direct democracy is possible, but let me tell you, direct democracy is not always the desirable thing. You know, Switzerland has more or less direct democracy because everything is put to a referendum. But do you know, when did the Swiss give voting rights to women? Any idea? सर सेकेंड पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब काफी देर में सर। The last in the Western European countries, 1971, because only men had the right to vote. हाँ जी, तो they would not give women the right to vote and make it egalitarian. तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कई दफा इस किस्म की जो है ना प्रैक्टिसेस को वो परपेचुएट करती है, क्योंकि वहां पे you know there is no expert opinion informing them, it is only flat opinion prevailing. तो उसके नुकसान भी हैं, फायदा भी है। ये रूसों ने इसको बड़ा आइडियलाइज किया था अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। और फिर जो ये सोशलिस्ट हैं, जो पेरिस कम्यून था, वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। मैंने अक्सर कहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ऑलवेज पॉसिबल एट द टाउन लेवल। वो भी टाउन लेवल भी नहीं, टाउन के भी अब छोटे, अब मिलियंस के ये सिटीज हैं, तो हाउ कैन यू हैव डायरेक्ट डेमोक्रेसी? बट लेट्स से लोकल गवर्नमेंट, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। पाकिस्तान में अयूब खान ने बनाई थी बेसिक डेमोक्रेसीज, which were, I think, quite good because they made local people sort of act responsibly in their own sort of unit, which was a small one, manageable one, and so on. सर एक ब्लॉक में जिसमें 400-500 लोग रहते हैं, मतलब 400-500 लोग रहते हैं वहां पे, और सर वो भी उन्हीं चीजों पर वो लोग मतलब राय रखें जो उनसे मैटर करती है। कोई पैन देश के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे ना रखे अपनी राय। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता। आज के दौर में कैसे हो सकता है? एक लोकल इशू है जो अगर वहां जाए तो नहीं है, हाउ कैन यू सॉर्ट ऑफ एक्सटेंड इट टू एवरीवन? तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं चलती ना। और जहां पे उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में, तो वहां मैंने आपको बताया कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई इतने डेमोक्रेटिक नहीं है, इतने प्रोग्रेसिव नहीं है। मेजोरिटेरियन टाइप का हो जाएगा ना सर अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी करेंगे? हाँ, अब डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी की कंपोजिशन क्या है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में कुछ जो कैंटन्स हैं उनके वो जर्मन हैं, कुछ फ्रेंच हैं, कुछ इटालियन हैं, तो आई थिंक पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दोज, एंड वो फिर मेजोरिटी वाली बात ही हो जाती है, ठीक है। एंड दैट इज टिरनी ऑफ द मेजोरिटी हो जाती है ना। हालांकि मेजोरिटी तो नहीं है, यू काउंट द वुमेन हु लिव देयर, तो द मेन are never in a majority, but they are in a majority by virtue of being citizens and the women not being citizens. Actual तो majority वो नहीं है। Actual majority तो ना हुए 49-51% है औरतों और मर्दों का के वर्ल्ड पॉपुलेशन में। तो the men are a majority only by denying women the status of citizens. So actually it's a minority oppressing a majority, I would say, 51% को. So one can look at it from this angle as well, ना? But majoritarian हो गया ना, मेल आप कह लें, पेट्रियार्कल डेमोक्रेसी है वो। हाँ। सर ये जस्टिस, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, जी, वो सर क्या होता है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यार जस्टिस का तो यही है कि एवरीबॉडी शुड बी गिवन
a role that they are naturally capable of. For example, he defined the slave as a living instrument. This is Aristotle saying that there is a particular nature of everything, and the thing is, justice is that everybody be given a chance to live according to their true nature. Yay, actually, correspondingly, Plato has a similar theory of justice. What he is trying to do is also create justice, but his justice is ideal, utopian. Aristotle is seeking justice which is practical and possible. But both believe in, let's say, the naturalness of classes. Although Plato starts with everybody being equal at the beginning, and then some people being placed among the philosophers, others in the warriors, and then those who are traders and farmers and so on and so forth. But justice is doing what nature has created you best to do. That's it. That's justice. सर ये ग्रीक्स का इन जनरल और एरिस्टोटल का एक पर्टिकुलर ये मानना था कि कुछ वर्च्यूज होती हैं जो सोसाइटी में प्रमोट की जानी चाहिए, जबकि लिबरल डेमोक्रेसीज में हम मानते हैं कि स्टेट को लार्जली इन चीजों से दूर रहना चाहिए, लोगों को फ्री छोड़ देना चाहिए, जो अपने वर्च्यूज को खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपका क्या कहना? देखें, वो सिटी स्टेट थी बड़ी ऑर्गेनिक ना, वहां पे इस किस्म की फ्रीडम के कुछ लोग इंडिपेंडेंटली डिसाइड करें, ये करें, पॉसिबल ही नहीं था। ये तो आज की लार्ज स्केल सोसाइटी में है ना, यू हैव द राइट टू वोट डजंट मीन एवरीबॉडी मस्ट गो एंड वोट, और दे डू गो एंड वोट। ऑल्दो आई हैव हर्ड, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, इफ यू डोंट गो एंड वोट तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सो सम सोसाइटीज इवन डोंट एक्सेप्ट इट। बट नॉर्मली तो अमेरिका के अंदर ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये वो 50% के करीब चला जाए तो वो समझते हैं बहुत ज्यादा उसमें पार्टिसिपेशन हुई है। अमेरिकन्स आर नॉट वेरी इलेक्शन वोटिंग सॉर्ट ऑफ पीपल। स्वीडन के अंदर 90% से नीचे आए तो वो समझते हैं कि ये देयर इज अ प्रॉब्लम इन द पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि छोटी स्टेट है ना, इट्स मोर मैनेजेबल। सो एक्सपेक्टेशन दैट यू विल टेक पार्ट in the political process, at least at the ground level, that is to right to vote, is valued more in Sweden than, let's say, in the United States. बोलो। मैंने कहा सर ऑस्ट्रेलिया में है सर, जो आपने कहा था ना वो वोट नहीं देने वाला है ऑस्ट्रेलिया का। जी, ऑस्ट्रेलिया में है सर, ऑस्ट्रेलिया में है, आप वोट नहीं देते हैं तो। हाँ, शायद ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे है, मैंने पढ़ा था कहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। सर एक छोटा सी चीज थी जो आपने कहा ना, जो अमेरिका के लोग हैं वो उतना मतलब पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं वोट में। सर इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, फ्रीडम इन स्टेट, जो कि ग्रीक आइडिया होगा कि आपको फ्रीडम तो है लेकिन आपको स्टेट के इंस्टीट्यूशन से पार्टिसिपेट जरूर करना है, और फ्रीडम फ्रॉम स्टेट जो मॉडर्न आइडिया होगा कि आपको जिस हद तक पार्टिसिपेशन करना है आप करें, नहीं करना है मत करें। बिल्कुल सही है, ये मॉडर्न है ना। मॉडर्न डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट है और वॉलंटरी है। ग्रीक डेमोक्रेसी वाज कंपल्सरी, ये फर्क है ना। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीज थी जो ग्रीक थी, क्योंकि स्केल ऑफ द स्टेट इज वेरी स्मॉल ना। तो ये जो स्टेट, क्योंकि आपको पता है एथेंस की सिर्फ 20% पॉपुलेशन वर सिटीजन्स, बाकी लोग तो कोई फॉरेनर्स थे, कुछ जो है बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स के लोग वहां पे लाइक एरिस्टोटल रहते थे, एंड देन यू हैड ऑल द स्लेव्स एंड देन द वुमेन, ऑल ऑफ देम वर डिनाइड पार्टिसिपेटरी राइट्स। तो वो जो 20% फिर बनते होंगे वो कितने ज्यादा होंगे। सो इट वाज ए कंपल्सरी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, यू हैड टू डू ऑल दोस थिंग्स। आज की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ऐसे नहीं है। सर एरिस्टोटल का मानना था कि द स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल स्टेट को सर्व करने के लिए है, हालांकि डेमोक्रेसी में भी। लेकिन आज हम मानते हैं कि स्टेट, कम से कम मानते तो हैं, होता जो भी हो, द स्टेट
फॉर द सेक ऑफ द इंडिविजुअल। तो सर ये जो इनकी दो The state for the sake of the individual is the product of the social contract theory, Hobbes, Locke and Rousseau. ये तो उन्होंने Yes. कहा है ना कि ये स्टेट क्रिएट हुई है थ्रू द फ्री विल ऑफ individuals, let's say men in the state of nature. So Hobbes, Locke or Rousseau all are agreed on the state of nature, and then the civil state, that is the state under law, being created by the voluntary will of the people. तो ये फर्क है ना। नहीं सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था एरिस्टोटल की इस बात पे कि स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। उनका ये मानना था कि स्टेट एक नेचुरल चीज है जो नेचर में होती ही है, लोग कोई आके उसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। नहीं, वो तो एरिस्टोटल कह रहे हैं ना। हाँ। तो मैंने कहा वो तो उनका लेवल ही ये था कि दे आर नोन एज द फिलोसफर्स ऑफ द स्टेट। ये जो दो हैं, अब सोक्रेटिस की तो हमने कहा है कि किताब हमें लेकिन प्लेटो एंड अरिस्टोटल आर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर फिलोसफर्स ऑफ द स्टेट और लेट्स से थियरिस्ट्स ऑफ द स्टेट। लेकिन ये जो है क्या बात यार, फॉर देम दिस इज नेचुरल। दे मस्ट हैव सीन कि ये फ्रॉम ऑर्डिनरी फैमिलीज विलेज जो हाईएस्ट अचीवमेंट है ग्रीक्स की, हायर सिविलाइजेशन, लेजर एंड ऑल दैट, माइंड यू ऑन द लेबर ऑफ द स्लेव्स जो वो एंजॉय करते थे, वो तो स्टेट में पॉसिबल है। सो फॉर देम द हाईएस्ट लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ अ ह्यूमन कम्युनिटी इज टू हैव द स्टेट। बट यानी स्टेट में यू बिकम ट्रूली ह्यूमन, ये वाली बात है। Prior to that, you are still in a sort of animal world, sort of world which is transforming into citizens. That is why the citizen is valued so highly. सर बिल्कुल सर, एरिस्टोटल का वर्ड ही यही है कि विदाउट स्टेट मैन इज अ बीस्ट, मतलब वो बीस्ट के अकॉर्डिंग है, अपनी बेसल डिजायर्स पे। Exactly. सर एक क्वेश्चन था सर जो मैं शुरू में पूछना चाह रहा था, आप पूछ लेता हूँ सर। एक एग्जाम्पल है एक डायलॉग्स में प्लेटो के, उसमें सोक्रेटिस को दो चीजों के बीच में चॉइस दी जाती है कि पहली चॉइस ये है कि आप हमेशा सच बोलेंगे, हमेशा सही करेंगे, लेकिन लोग हमेशा आपको गलत समझेंगे, और दूसरा कि आप हमेशा गलत करेंगे लेकिन लोग आपको हमेशा सही समझेंगे। और सोक्रेटिस अपने ही आर्गुमेंटेशन के थ्रू ये दिखाते हैं कि फिर भी इंसान को यही चुनना चाहिए कि मैं सही करूं चाहे सब मुझे गलत समझते रहे। बिल्कुल सही है। नहीं, यही है ना the ultimate role of the philosopher, to stick to the highest morality of the state, and that is devotion to the truth. तो उसके लिए फिर पूरी आपको you have to defy all other things and stick to this. इसीलिए philosopher king should be obeyed because technically that's what he will do. उसकी कोई ना फैमिली होगी, हाँ जी, उसकी ना प्रॉपर्टी होगी, तो जो टेम्पटेशंस हैं रास्ते में जो आती हैं वो तो जीरो है उसके लिए। एंड ही विल बी बेसिंग हिज डिसीजंस प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑब्जेक्टिव रीजन, नो सब्जेक्टिविटी। ये वाली बात है सर। एक चीज पे और राय लेना चाह रहा था सर, ये दो मुख्तलिफ मतलब साइंस में थॉट है, रैशनलिज्म और एम्पेरिसिज्म। तो सर आप रफली कह सकते हैं कि प्लेटो जो है वो अल्टीमेट रैशनलिस्ट है और एरिस्टोटल जो है वो एम्पेरिसिस्ट है, मतलब ये सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है। That's how I say Plato is the founder of political philosophy and Aristotle is the founder of political science. क्योंकि एरिस्टोटल की जैसे हमने बताया कि वो 6 की टाइपोलॉजी, 3 गुड 3 बैड कहां से आई, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके कि वहां पे क्या होता है, वहां से फिर एक उसने एक जनरलाइज टाइपोलॉजी बनाई है ना। जी। तो ही इज एन एम्पिरिसिस्ट। एम्पिरिसिज्म इज यू लुक एट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग एंड देन यू डिड्यूस फ्रॉम देम कि क्या जनरल रूल है। और एरिस्टोटल ही स्टडीड बायोलॉजी, एनिमल्स, वो डॉक्टर टाइप आदमी थे, जिस तरह
John Locke, I think, was trained to be a doctor. So that is why he was an empiricist. You are trained to think in terms of, looking at organisms and whatever, and then sort of generalize from them or theorize from them. So empiricism, definitely Aristotle, and idealism or reason, pure reason, is Plato. ये दोनों आइडियल फॉर्म्स है ना, वेबर के मुताबिक। होते तो दोनों मिक्स्ड ही है हमेशा। आइडियल भी कहीं से है तो ढूंढ के आदमी लाता ही है ना उसे आइडियल बनाने के लिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता कि सर आज का स्टेट किस पे वर्क करना चाहिए, इनके मतलब इनके मिक्स्ड पे, और कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, उस पे आप बता दीजिए। मेरे ख्याल से जो आपने कार्ल पॉपर को पढ़ा है? हाँ सर, कार्ल पॉपर को पढ़ा है सर मैंने। बहरहाल उसका फॉर्मूला खासा वर्केबल है। वो कहता है कि जो है ना, यू शुड ऑलवेज बिगिन विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, but since you will be able to test it only in a limited way, then whatever you find as a result is true until proven wrong. ये है फॉर्मूला। मसलन वो कहता है कि all swans are white. Okay. But what happens if you find a swan which is black? Then is it not a swan? Or is this statement wrong? And swans can be white, can be black. इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कार्ल पॉपर की सोच में। बट आई थिंक द नॉर्मल साइंस जो हम सोसाइटीज में करते हैं ना, इंडिया एवरीवेयर, वो यही है कि एक जनरल हाइपोथेसिस तो होता है ना, थ्योरी होती है ज़हन में, एक एक्सपीरियंस होता है जी। उसकी बुनियाद पे आप पॉलिसीज बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। जब तक वो रिजल्ट दे रहे हैं जैसे कि पॉलिसी, वो एजम्पशंस थी आपकी, तो यू फॉलो इट, एंड देन व्हेन यू फाइंड दैट this is not satisfactory because new evidence has come forth, then you make changes in the policy. अब ये ना, अब इंडिया के अंदर जो लॉज आ गई हैं कि men and women can live together without being married, ये पहले तो नहीं ना था, बहुत बड़ा पाप था, ये था वो था। अब उन्होंने इजाजत दे दी है, बल्कि अब तो सुना है सेम सेक्स के कपल्स भी रहना शुरू कर देते हैं विदाउट बीइंग ऑप्रेस्ड बाय द लॉ। तो ये कहां से आई चेंज? पहले कुछ और एक बिलीफ था, उसकी बुनियाद पे पॉलिसीज बनती थी, सजाएं लोगों को मिलती थी। हाँ जी। फिर इंफॉर्मेशन जो दुनिया में कलेक्ट हुई थ्रू द होल वर्ल्ड इन्फॉर्मिंग अस, तो एटीट्यूड हैव बिगन टू चेंज। तो आई थिंक दिस इज हाउ, since we are not at the beginning of time, we have all these bloody centuries behind us, so we know what has happened. और उसकी बुनियाद पे हम दुनिया को आज और कल तक देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे नया एविडेंस आता है, नई डिस्कवरीज आती है, वी हैव टू एडजस्ट एंड मेक द चेंजेस। ऐसे ही है सर। कार्ल पॉपर को आपने मेंशन, सर कार्ल पॉपर एक्चुअली उन्होंने 2 वॉल्यूम में किताब भी लिखी है प्लेटो और मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हुए कि ये लोग बिल्कुल बिल्कुल द एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी। हाँ हाँ हाँ, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, वो मैंने पढ़ी है। हाँ सर, वो आपने पॉपर की बात की ना, तो सर उनका मानना था कि आपको हमेशा मान के चलना चाहिए कि आपकी हाइपोथेसिस गलत ही होगी, फॉल्सिफिकेशनिज्म कहते हैं उसे। तो वो यार कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि जब आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो यू डोंट थिंक यू आर स्टूपिड कि आपने ये हाइपोथेसिस बनाया है, साइकोलॉजिकली। बट नहीं, वो आई थिंक व्हाट ही सेज इज कि आपका हाइपोथेसिस तो आपकी बेस्ट ओपिनियन हो सकती है, लेकिन उसकी टेस्टिंग इस तरह मुमकिन हो कि इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग। ये बात है। अगर उसकी टेस्टिंग ही नहीं हो सकती तो देन इट्स नॉट अ साइंटिफिक
hypothesis or proposition. Maslan, we say that everything which happens in the world is because God wills it. अब बात ये है कि you can only believe it. There is no way of proving or disproving this. What can you do? तो ये कोई साइंटिफिक पोजीशन नहीं है, ये एक बिलीफ है. समझ गए आप? सो पॉपर इस तरह डील करता है इस चीज को कि आप तो साइकोलॉजिकली वही हाइपोथेसिस बनाते हैं ना जो आपका इंटेलेक्ट कह रहा है, लेकिन अगर उसकी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, यानी मेथोडोलॉजिकली इट कैन नॉट बी टेस्टेड, देन इट्स नॉट अ साइंटिफिक प्रोपोजिशन. ये बात है. ऑल योर हाइपोथेसिस शुड बी वेरीफाइबल, नॉट फॉल्सिफाइबल. सॉरी, in principle they should be falsifiable, but I am saying do you do research already convinced कि ये false है? No. वो तो नहीं होता. क्यों जी? जी सर, वो पॉपर का आर्गुमेंट ही यही था, एक तो साइको एनालिसिस के लिहाज से और एक मार्क्सिज्म के लिहाज से, कि अगर ये ऐसी थ्योरीज है इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो इनके प्रोपोनेंट से वो कुछ ना कुछ कह के जस्टिफाई कर देते हैं, ये फॉल्सिफाई नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. इसलिए वो कहता है कि प्रोपोजिशन बड़ी एलिगेंट होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, विच इज ओपन टू फॉल्सिफिकेशन. लेकिन अगर आप इतना मेटा थियरी बना दें तो उसको आप कैसे टेस्ट करेंगे? मसलन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो प्रपोज किया उसने क्लास स्ट्रगल की वजह से, फ्रॉम वो क्या कहते हैं यार, प्योर सोसाइटी, देन इट बिकम्स स्लेव ओनिंग अपना सोसाइटी, देन feudalism, then capitalism, and then socialism and communism. Now, he did a reading of what had happened in European history, and even that is not very accurate. But already Marx had to agree that this does not apply to Asiatic society, so he had to create a counter वो framework, the Asiatic mode of production. लेकिन ये जो कम्युनिस्ट है ना, जो इतने ही होते हैं अपना कट्टर अपने ज़हन में, जितने रिलीजियस लोग होते हैं, अगर उन्हें बताया जाए कि मार्क्स ने खुद अपने आप एडमिट कर लिया कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज नॉट नेसेसरीली द साइंस ऑफ सोसाइटी, बिकॉज देयर आर सोसाइटीज व्हिच डू नॉट अबाइड बाय इट्स लॉज, तो वो आपके गले पड़ जाते हैं. क्योंकि उनके लिए मार्क्स का जो है ना कहना, वो इज द सेम एज किसी प्रॉफिट का कहना है, तो वो आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं. आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट. आई हैव बिटर एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस. सर, ये एक्चुअली अक्सर नहीं होता कि कोई जो मास्टर होता है, फॉलोअर जो है मास्टर से ज्यादा डॉगमेटिक होते हैं? ऐसे ही होता है, यही होता है, ऐसे ही होता है. क्योंकि मास्टर जो है वो अपनी लिमिटेशंस को भी जानता है और उसके लिए कुछ ना कुछ बात भी वो करता है. लेकिन फॉलोअर तो आते हैं डिवोशन के साथ और जील के साथ और फनेटिसिज्म के साथ, तो उनका जो एप्लीकेशन है ना वो उतना ही लिमिटेड होता है प्रैक्टिस में. ओके सर, अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर. थैंक यू सर, बहुत मजा आया. टेक केयर यार. टेक केयर सर.